आइए हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको रिफ्रेश करा देता हूँ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ये स्लाइड आपको याद होगा, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में जनवरी का ये डिस्कस किया था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट्स। हम लोग अब बहुत हद तक जान गए हैं कि अकाउंट्स हमारा क्या है, व्हाट इज अकाउंट्स, व्हाट इज जर्नल, व्हाट इज लेजर। तो जितने भी अकाउंट्स है हम लोग, बस मैं रिफ्रेश करा रहा हूँ, तो आप रोज आप पढ़ते हैं मेरे साथ, जानते हैं। अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट, तीनों अकाउंट्स के 3 रूल्स, जिसे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। पर्सनल अकाउंट्स रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कल प्रोग्रेस कर रहे थे, आज उसमें आगे बढ़ेंगे। तो बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, याद रखिएगा। रियल अकाउंट प्रॉपर्टीज, एसेट्स के अकाउंट्स जो भी होते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट, इसके रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वर्ष के अंत में, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष के अंत में, जितने भी ये थर्ड कैटेगरी के नॉमिनल अकाउंट्स हैं, ये क्लोज हो जाते हैं, ये ट्रांसफर हो जाते हैं। इससे आप कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और फिर नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब एक रफ प्रॉफिट होता है, और नेट प्रॉफिट जिसे हिंदी में शुद्ध लाभ कहते हैं, उसका भी अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। मान लीजिए 31 मार्च को आपके अकाउंट्स क्लोज हुई, तो 1 अप्रैल नया वित्तीय वर्ष, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। तो नॉमिनल अकाउंट्स के सारे लेजर्स जीरो बैलेंस से स्टार्ट होते हैं। वो फिर उस नए, जैसे अभी 31 मार्च 2021 2021 को ये वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा, तो नॉमिनल अकाउंट्स 1 अप्रैल को जीरो से स्टार्ट करेंगे। फिर 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स जो जो एक्सपेंसेस आते जाएंगे, परचेज के, सेल्स के, डिस्काउंट के, सैलरीज के, रेंट के, इलेक्ट्रिसिटी के, देयर आर मेनी आइटम्स ऑफ नॉमिनल। बैलेंस शीट एक बनता है, बैलेंस शीट पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, इसके बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और उसका हम बैलेंस शीट बनाते हैं, और वही बैलेंसेस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। मतलब जितने भी पर्सनल अकाउंट्स हैं, अगर वो क्लोज नहीं हुए, उसमें डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की लेजर में वो ओपनिंग बैलेंस आएगा। रियल अकाउंट्स, जितने भी प्रॉपर्टीज के अकाउंट है, सबके बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस जैसे भी हैं, रियल अकाउंट्स में मैक्सिमम में तो डेबिट बैलेंस ही रहता है। एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, किसी इंडिविजुअल का नाम, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, जॉन अकाउंट, एग्जाम्पल है ये। बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। क्यों एक बैंक पर्सनल अकाउंट है? बैंक इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, वो एक कृत्रिम व्यक्ति है, इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। एबीसी ट्रेडर्स अकाउंट, किसी दुकान का नाम है। XYZ प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट। क्राई एनजीओ अकाउंट, क्राई क्राई बहुत बड़ी एनजीओ है हिंदुस्तान की, चाइल्ड रिलीफ एंड यू। ये तो मैंने एग्जांपल लिया, क्राई, क्राई का फुल फॉर्म आपको बता दिया, कि आप कंफ्यूज ना कर जाएं, क्राई मतलब रोना तो नहीं है, चाइल्ड रिलीफ एंड यू है। जितने भी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, सोसाइटीज हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, जैसे कि वकील, लॉयर्स का फर्म है, एक लॉयर अकेले, वकील अकेले काम नहीं करते हैं, उनके साथ पूरी कंपनी काम करती है, मतलब पूरी टीम काम करती है, 4-5। ये सारे आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, और ये पर्सनल अकाउंट होते हैं। एग्जांपल्स ऑफ रियल अकाउंट, जैसे नाम से जाहिर है, रियल मतलब एसेट्स, प्रॉपर्टीज के अकाउंट, कैश इन हैंड, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, मोटर वैन, और भी लिस्ट में बड़े हो सकते हैं, हमारा स्लाइड में जगह नहीं है तो उतना नाम मैंने ऐड नहीं किया। और नॉमिनल अकाउंट जो खर्चे के अकाउंट है, सेल्स, परचेज, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, कैरेज, डिस्काउंट, ये वो नॉमिनल अकाउंट आपके, आप जानते हैं 2 तरह के होते हैं। नॉमिनल अकाउंट होते हैं एक्सपेंसेस के भी, नॉमिनल अकाउंट होते हैं इनकम के भी। जैसे सेल्स, ये नॉमिनल अकाउंट इनकम का है। परचेज एक्सपेंसेस है, सैलरी एक्सपेंसेस है, रेंट एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है। कल हम लोग प्रोग्रेस कर रहे थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की ओर। उसके पहले हम लोगों ने इधर क्या ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ा था, कि जितने भी लेजर्स हैं, लेजर्स का फॉर्मेट ये होता है। लेजर्स का वर्ष के अंत में
31 मार्च को एक बैलेंसिंग किया जाता है। एक्चुअली प्रोप्राइटर्स, जो सोल प्रोप्राइटर हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लेजर 31 मार्च को बैलेंस होते हैं। अगर आप कंपनी में कल को काम करने के लिए जाएंगे तो याद रखिएगा कंपनी में हर 3-3 महीने पे क्लोजिंग होती है, क्वार्टरली उसे कहते हैं। एक बार क्लोजिंग 30 जून को होगी, एक बार 30 सितंबर को होगी, एक बार 31 मार्च को होगी, एक बार 31 दिसंबर एंड फिर 31 मार्च। तो क्या चीज है कि कंपनी में आप देखिएगा कि अकाउंटेंट हमेशा उलझे रहेंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग बेचैन आपको नजर आएंगे कि बाप रे इतना काम है, फिर एक क्वार्टर गुजर गया, फिर उसका करो। तो कंपनी में क्वार्टरली ट्रायल बैलेंस का प्रावधान है, क्वार्टरली बैलेंस शीट का प्रावधान है। 30 सितंबर इन कंपनीज जो होती है चार बार कंपनी में होता है ये काम। फाइनल 30 जून, फिर 3 महीने के बाद 30 सितंबर, फिर 3 महीने के बाद 31 दिसंबर और फिर 3 महीने के बाद 31 मार्च। 4 बार ये काम होता है, जिसमें मार्च वाला फाइनल माना जाता है। मार्च वाला जो है मार्च में फाइनल होता है। साल में 4 बार बना है। ट्रायल बैलेंस में पहला हेड था कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मैंने बताया कि कैश इन हैंड, अब आपका ट्रायल बैलेंस एज पर लेजर, एज पर कैश बुक आपका 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज है, तो आपका कैश बॉक्स में भी 10,000 होना चाहिए। उतना मैच करा लिए 31 मार्च को, छुट्टी। नेक्स्ट आइटम है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक आपके बैंक डिपॉजिट में 25,000 रुपीज है, कंपनी का, आपका पर्सनल नहीं, जहां आप जॉब करते हैं। 25,000 इसको भी आपको मैच कराना है। वो कैसे मैच कराएंगे? बैंक से उसकी स्टेटमेंट की कॉपी लेके। स्टेटमेंट की कॉपी लेना आसान है, बैंक में जाइए, बैंक को बोलिए, बैंकर आपको प्रिंट करके दे देंगे पासबुक में, या प्रिंट पेपर्स में भी बहुत बैंक देते हैं। मैं भी वर्क करता था अकाउंटेंट का, तो एक लेटर लेके बैंक मैनेजर के पास जाता था कि मुझे चाहिए बैंक स्टेटमेंट। वो उस पर सिग्नेचर करके क्लर्क को फॉरवर्ड कर देते थे, क्लर्क इमीडिएटली सिग्नेचर करके प्रिंट करके बैंक का स्टैंप लगा के मुझे दे देता था। वो एक बैंक से सर्टिफाई किया हुआ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं, वो हो जाता था कि प्रमाणित है। दूसरा रास्ता है, हर बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन है, हर बैंक का नेट बैंकिंग है। आप नेट बैंकिंग से आराम से ओपन कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। होपफुली आप नेट बैंकिंग के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा शो कर देता हूँ। ओके, अटेंडेंस ले लेता हूँ। मैं अपना अकाउंट ओपन करके तो नहीं दिखा सकता, बट नेट बैंकिंग में कैसे होता है वो मैं शो कर देता हूँ। नेट बैंकिंग आप बोलेंगे बार बार नेट बैंकिंग की बात करते हैं, नेट बैंकिंग है क्या? चलिए आपको एक, मैं नेट बैंकिंग, किसी भी बैंक का अगर आपको नेट बैंकिंग खोलना है, गूगल में जाइए, आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। कैनरा बैंक नेट बैंकिंग, जिसे मैं ओपन करके दिखाता हूँ। हर बैंक की एक वेबसाइट होती है, जैसे आप एड्यूस्क्वायर पोर्टल यूज करते हैं, इसी तरह ये एक पोर्टल है, ठीक है। जैसे ये बैंक की पोर्टल है, बैंक आपको देता है यूजर आईडी। मैं अपना यूजर आईडी डालता हूँ, अपना पासवर्ड डालता हूँ, और एक कोड आपको नजर आ रहा है, कैप्चा कोड, जो बोल्ड लेटर्स में है, एग्जैक्टली वो मैच करना चाहिए। वो नहीं मैच करेगा तो आपका बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग ओपन नहीं होगा। उसके बाद हम लोग साइन इन ऑप्शन पे जाते हैं। हर बैंक का मोटा मोटी रफली यही प्रोसेस है।
तो ये आप देखिए इस तरह से मेरा नेट बैंकिंग ओपन हो। अब इसके आगे मैं आपको स्टेटमेंट वगैरह तो नहीं दिखा सकता, लेकिन नेट बैंकिंग में ऑप्शन रहता है डाउनलोड करने का अकाउंट स्टेटमेंट। तो मेरा मकसद था आपको केवल एक ऑप्शन शो करने का कि क्या है नेट बैंकिंग। वहां से भी आप पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग कहाँ थे, हम लोग इसको क्लोज करेंगे। कैश एट बैंक की बात हम लोग कर रहे थे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन की बात कर रहे थे। तो हमारा कल का ये हेडिंग मुझे बार बार कल से परेशान कर रहा है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन के बारे में जो आपका मॉड्यूल 20 में ये टेक्स्ट आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हम लोगों ने शुरू में स्टार्ट थोड़ा बहुत किया था और स्टॉप किए थे। तो यहाँ पर लिखा है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शोड बाय कैश बुक एंड बैंक पासबुक। आपका बैंक पासबुक एज पर बैंक, जैसे उस एग्जांपल में 25,000 है, अगर वो बैंक पासबुक में भी 25,000 है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप सेटिस्फाइड। डिफरेंस आ गया तो आपको परेशानी। तो डिफरेंस क्यों होते हैं? डिफरेंस हुआ तो डिफरेंस को हम लोग मैच करते हैं और एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बस एक सपोर्टिंग पेपर है कि अगर आप मान लीजिए आप ही गए जॉब पे, किसी कंपनी पे गए और आपको एक एडिशनल काम मिल गया कि मैम आप थोड़ा सा बैंक अकाउंट भी देख लिया करो, थोड़ा बैंक में आप आते हैं तो चेक वगैरह डिपॉजिट कर दिया करो, हमारा जो चेक पार्टी से मिलता है, सप्लायर से मिलता है पेमेंट, वो चेक भी आप डिपॉजिट कर दिया करो। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना, आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि आपने इस डेट पर इतना इतना चेक्स जमा किया। चेक इज एड गुड्स, चेक के बारे में कहा जाता है कि चेक इज एज गुड एज कैश। चेक को कैश के समकक्ष, इक्वल टू कैश माना जाता है। आपका कोई पार्टी है, कोई कस्टमर है, मिस्टर ए, मिस्टर ने आपको एक अकाउंट पे चेक दे दिया, आप इमीडिएटली अकाउंट्स वाले उसकी एंट्री ले लेते हैं। वो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, मिस्टर ए के अकाउंट में क्रेडिट चला जाएगा, बैंक अकाउंट में डेबिट आ जाएगा। वो चेक फिजिकली आपको मिल जाएगा। मतलब मे भी एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना है कि आपको बैंक का काम दे दिया जाए कि ठीक है आप उधर से आते हैं, रास्ते में हमारा बैंक पड़ता है, तो आप बैंक में चेक ड्रॉप करते आ जाइए। अगले दिन आपको सारे चेक्स बैंक में डिपॉजिट कर दिए। क्लियरिंग का प्रोसेस मैंने बताया था, क्लियरिंग में अगर सेम बैंक है, अगर जटनी एसबीआई में आपका कंपनी का भी अकाउंट है, जटनी एसबीआई में उस आदमी का भी अकाउंट है जिसने चेक दिया है, तो सुबह आपने चेक डिपॉजिट किया, शाम को वो पैसे अकाउंट में आ गए, आप खुश। आपने आप बता देंगे हाँ चेक मैंने डिपॉजिट किया है, आपसे पूछा जाएगा कि आपने चेक डिपॉजिट किया, क्या वो पैसे आए, तो आपको बार बार बैंक पासबुक की जरूरत पड़ेगी। पासबुक का तरीका नंबर 1, नेट बैंकिंग सबसे सुविधा है। अगर आप लोग कभी प्रैक्टिकल लाइफ में जाइएगा तो अपने सुपरवाइजर को, अपने मैनेजर को, अपने चीफ को ये रिक्वेस्ट जरूर कीजिएगा कि मुझे बैंक नेट बैंकिंग का पासवर्ड और आईडी दे दीजिए, या नहीं है तो आप ले लीजिए सर, क्योंकि मुझे सुविधा होगा। मैं सुबह चेक डिपॉजिट की हूँ, मैं शाम को नेट बैंकिंग ओपन करके इजीली अपना स्टेटमेंट देख सकती हूँ कि हाँ मेरे को आए हैं कि नहीं पैसे। मुझे भागा दौड़ी नहीं तो बहुत करनी पड़ेगी। हाँ मैं कह रहा था, अगर सेम डे सेम अकाउंट है, नो प्रॉब्लम, सेम बैंक में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका बैंक अलग है। आपका कंपनी का अकाउंट है एसबीआई चटनी में, उस कस्टमर का अकाउंट है मान लीजिए एसबीआई कटक में, तो वो चेक या अदर बैंक में, जरूरी नहीं कि एसबीआई में ही है, हो सकता है किसी भी बैंक का वो चेक दे सकता है आपको, तो वो क्लियरिंग का प्रोसेस है। क्लियरिंग मतलब बैंक आपका चेक आपसे एक्सेप्ट कर लेगी, आपको काउंटर फॉइल पे स्टैम्प करके वापस दे देगी। बैंक में पैसे वैसे आप लोग जमा करते हैं ना, क्या करते हैं, काउंटर फॉइल फिलअप करते हैं, कैश कितना कैश जमा कर रहे हैं, एक टुकड़ा उसका एक पार्ट बैंक अपने पास रख लेता है, दूसरा पार्ट मैं आपको स्टैम्प करके सिग्नेचर करके रिटर्न कर देता है। तो सेम चीज आपको भरने पड़ते हैं, बस सबका रिसीविंग बैंक आपको दे देगा, चेक जमा कर देगा।
तो थोड़ा सा नेटवर्क ब्रेक हो रहा होगा, कोई कॉल आ रही है मुझे, मैं बात नहीं करूंगा, बट इस वजह से नेटवर्क ब्रेक हो रहा है। तो यही मैं कह रहा था आपको कि डिफरेंसेस 3 से 4 दिन का समय क्लियरिंग में नॉर्मली लगता है। वो भी हम लोग कल किधर चला गया, एक स्टेटमेंट बना के हम लोग समझ ड्रॉ किया था, और बैंक लेजर से के साथ साथ समकक्ष एक पासबुक ड्रॉ किया था। दिक्कत आती है आउटस्टेशन चेक्स में। आउटस्टेशन चेक्स मतलब पॉसिबिलिटी दोनों तरफ है। आप एक अकाउंट होल्डर हैं, आपने किसी कस्टमर को, आप भी तो परचेज कर रहे हैं, चेक से पेमेंट किया। अब वो अपने अकाउंट में कब जमा करते हैं? आपने तो चेक लिखा, इमीडिएटली उसके पर्सनल अकाउंट में एंट्री कर दी। मिस्टर बी को आपने चेक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट, आपने अपना अकाउंटिंग एंट्री ओवर कर लिया। अब मिस्टर बी उस चेक को लेके जाएंगे, अपने बैंक में डिपॉजिट करेंगे। कब डिपॉजिट करते हैं? गॉड नोज। तो आपके अकाउंट से वो पैसे फिजिकली तो चेक तो आपने दे दिया, अपना बैंक बुक में एंट्री भी कर ली, आपका बैंक बैलेंस घट गया। मान लीजिए मिस्टर बी को आपने दिया 10,000, तो 10,000 से आपकी बैंक बैलेंस तुरंत घट जाएगी। लेकिन ओरिजिनल जो बैंक खाता है, जो बैंक अकाउंट है, वहां कब वो पैसा कटेगा? जब वो चेक फाइनली मिस्टर बी जमा करेंगे अपने बैंक में, क्लियरिंग के प्रोसेस से वो आएगा, ये बैंक पेमेंट करेगा। तो इसमें डेट का गैप हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ठीक है, आपने जनवरी में किसी को चेक दिया, या जनवरी अभी 19-20 तारीख है, आपको कहीं से चेक मिला, आपने जमा किया, पैसे कट गए या पैसे डिपॉजिट हो गए या पैसे विड्रॉ हो गए फरवरी में, खुश हैं आप। लेकिन जब मार्च आता है, तो मार्च को आप 31 मार्च, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को योर बैलेंस एज पर योर बैंक लेजर एंड बैलेंस एज पर पासबुक शुड एग्री। अगर 31 मार्च को डिफरेंसेस आ जाए, तो उसी डिफरेंसेस को हम लोग बस एक कैलकुलेट करते हैं कि हाँ मेरा अकाउंटिंग सही है। उसी को प्रोसेस को हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन कहते हैं, बैंक से मैचिंग कहते हैं, बैंक से हिंदी में बोले तो बैंक से मिलान करते हैं, मैच करते हैं बैंक से। तो प्रॉब्लम आती है 31 मार्च को। कैसे आएगी? इसी एग्जांपल पे हम थोड़ा सेम फॉर्मेट पे थोड़ा सा मैं वर्किंग करता हूँ, गौर से देखिएगा, वैसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। कल वाले डाटा में इरेज कर रहा हूँ। एक चीज और आप जानते हैं, हमारे बुक्स में बैंक हमारा एसेट है, बैंक बैलेंस हमेशा डेबिट रहेगा। और बैंक्स के बुक में, बैंक के पासबुक में, अरे मैंने कहा भी था, अभी मैं थोड़ी देर में पूछूंगा आपसे, बैंक पासबुक आपने देखा, उसमें क्रेडिट रहता है। हम मानते हैं 31/3/21, 31 मार्च 21 आ गया है, अभी आया नहीं है, बट आपको समझाने के लिए कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन की, फिर हम लोग थ्योरी में मूव करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आप देख लीजिए। 31 मार्च 2021 आ गया है, मानते हैं 31 मार्च को हमारा बुक्स क्लोज हो रहा है। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कुछ तो रहेगा उस दिन। टू बैलेंस विधि मान लेते हैं 2 लाख रुपए बैंक में बैलेंस है। पासबुक में पर्टिकुलर, पासबुक का प्रेजेंटेशन कुछ अलग रहता है। पासबुक देखिएगा आप, कभी स्टॉक लिख रहा हूं, पासबुक कुछ अलग ही फॉर्मेटिंग में, लेजर फॉर्मेट में नहीं रहता, इस तरह का फॉर्मेट में रहता है। 31 मार्च 2021 आ गया मान लेते हैं। अब वो डिफरेंसेस कैसे आता है मैं आपको फिजिकली एक्सप्लेन करूंगा, मतलब एग्जांपल के तौर पर, फिर हम लोग टेक्स्ट को पढ़ेंगे। 31 मार्च 21, उस दिन आपकी ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख रुपए, और डेबिट बैलेंस है, क्योंकि बैंक लेजर इट इज योर एसेट, इट इज ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस।
पासबुक भी ओपनिंग बैलेंस 2 लाख ही शो कर रहा है, एज्यूम करते हैं, इट इज जस्ट एन एग्जांपल। लेकिन पासबुक का फॉर्मेट और लेजर का फॉर्मेट में अंतर है। आप देख सकते हैं पार्टिकुलर्स, डिपॉजिट, विड्रॉल्स, बैलेंस, और ये बैलेंस बैंक पासबुक में क्रेडिट बैलेंस रहता है, क्योंकि बैंक इस तरह से एंट्री करती है, क्रेडिट मतलब उसकी लायबिलिटी है, जिम्मेवारी, ठीक है। 31 मार्च 21 को आपने बैंक लेजर में डेबिट साइड में इनकमिंग पैसे आते हैं, क्रेडिट साइड में आउटगोइंग पैसे चले जाते हैं। बैंक लेजर में क्या हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, मान लीजिए जो मैंने कहा आपको मिस्टर बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम बोला था। मान लीजिए मिस्टर ए से आपको 50,000 रुपए मिल गए। कैश बुक और बैंक बुक को क्या होता है, साथ साथ में हम लोग जब बैंक बुक और कैश बुक मेंटेन होती है तो अलग से जर्नल एंट्री हम लोग उसकी नहीं करते हैं, इसी में नरेशन के साथ मेंटेन करते हैं। बीइंग शॉर्ट में लिखते हैं चेक रिसीव्ड। फिर उसके बाद 31 को अभी हम लोग बस 21 फिर कोई मिस्टर सी है, मेरे को नाम याद नहीं है, उनसे आपको चेक मिला मान लीजिए 75,000 रुपीज। आपकी बैंक, आप तो साथ साथ में, क्योंकि चेक इज एज गुड एज कैश, चेक आता ही जाता है, हम लोग लेजर में एंट्री करते चले जाते हैं। विश्वास, ट्रस्ट, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है बिजनेस में, तो ट्रस्ट पर हम लोग एंट्री करते हैं। 31 मार्च 21 को आप पेमेंट भी कर रहे हैं बाय मिस्टर बी अकाउंट। मान लीजिए मिस्टर बी को आपने 25,000 का चेक दिया, चेक इशूड। बैंक लेजर और कैश बुक में क्या है, एंट्री के साथ साथ हम लोग नरेशन मेंटेन करते हैं, और किसी भी लेजर में नहीं करते जिसमें हमारा दोज लेजर्स विच आर, जो जर्नल एंट्री हम जिनका मेंटेन करके फिर वहां से पोस्टिंग करते हैं, तो जर्नल में तो नरेशन मेंटेन्ड है, लेकिन बैंक लेजर जब मेंटेन होता है तो जर्नल एंट्री में अलग से बैंक की एंट्रीज नहीं लिखते। कैश बुक अगर मेंटेन करते हैं, कैश बुक मेंटेन करना ही पड़ता है, जर्नल एंट्री अलग से हम लोग नहीं लिखते। फिर 31 मार्च 21, मान लीजिए आपने रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपए, उसके लिए भी आपने चेक इशू कर दिया। अब हम लोग बस इतना ही में समझने की कोशिश करेंगे। अब इसको हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। 31 मार्च हमारा क्लोज हो गया, मान लीजिए दिन बीत गया, शाम हो गई, आपका 31 मार्च अब क्लोज हो रहा है। अभी उधर एंट्री में नहीं कर रहा हूँ पासबुक में, इसको समझिए। लेजर की बैलेंसिंग भी आपको रिफ्रेश हो जाएगी। बैलेंसिंग में क्या करते हैं हम लोग, डेबिट का टोटल ऐड करते हैं और क्रेडिट का टोटल ऐड करते हैं और फिर डिफरेंस निकालते हैं। तो कैश है तो ये तो आंख मूंद के डेबिट बैलेंस ही होगा बैंक अकाउंट। बैंक बैलेंस क्रेडिट भी होता है, वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ बाद में बताऊंगा। अब इस लेजर को हम बैलेंस करते हैं। डेबिट साइड का टोटल हम यहाँ पर निकालेंगे, प्लस कैलकुलेटर हमने ओपन किया, प्लस 30 प्लस 3,25,000। क्रेडिट साइड का टोटल किया 30 प्लस 30,000। बैलेंस कितना आएगा, जो बड़ा वाला बैलेंस है 3,25,000 वो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, और जो डिफरेंस है कितना, 3,25,000 से 30,000 घट जाएगा। 2,95,000 इज योर बैंक बैलेंस।
इसका सिंपल गणित के हिसाब से देखिए, 2 लाख से सुबह में चेक मिला 50,000 का, फिर से एक चेक मिला 75,000 का, फिर एक पेमेंट इशू, चेक हमने इशू कर दिया 25,000, फिर चेक का रेंट का चेक दे दिया 5,000, जो बचा वही मेरा बैंक बैलेंस है, वही बैलेंस है। लेकिन याद रखिए अभी 31 मार्च चल रहा है। 31 मार्च का चेक, अब आपका जरूरी नहीं है कि 31 मार्च को आपने चेक जमा किया और सेम डे आपको आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। जो मैंने कहा 31 मार्च का आपका, अगर उसी फॉर्मेट पे हम चले, उसी एजम्पशन पे चले, आपके मैनेजर आपको कहेंगे कि आप कल बैंक से कल घर चेक लेके जाओ, कल जब ऑफिस आइएगा तो आप ये चेक हमारे बैंक अकाउंट में ड्रॉप करते हुए आइएगा। 31 का चेक कब ड्रॉप हो रहा है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल नॉर्मली बैंक बंद रहता है, बैंक क्लोजिंग 2 तारीख को। तो हम मान के चलें कि 2 तारीख को, ये रूल है 1 अप्रैल को ईयरली बैंक क्लोजिंग रहती है, इसीलिए आप 1 अप्रैल को बैंक नहीं जा सकते। मानते हैं कि ये 50,000 का चेक है, ये पैसे आपके अकाउंट में 2 तारीख को आए, तो 2 लाख हुआ। ठीक है, मैं कलर कर देता हूं। और ये डेट आप देखिए, 31 का चेक था, आपके अकाउंट में पैसे आए 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को क्या हो रहा है? नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। फिर नहीं कि ये भी सेम डे आप जमा किए और पैसे आ गए, ये आपके अकाउंट में लेट भी आ सकता है, हो सकता है ये 5 तारीख को आए। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है। इस डेट को देखिए, इस अमाउंट को। फिर आपने चेक इशू किया, अब चेक इशू किया, वो आदमी तो चेक लेके चला गया, उसकी मर्जी वो कब करे। ऐसे चेक की वैलिडिटी होती है, लेकिन हो सकता है 10 दिन 15 दिन का टाइम लगा दे, डिले कर दे। वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया सेम डे, तो आपके पासबुक से पैसे नहीं कटे। हम मान के चलते हैं कि जो 25,000 का चेक है वो 10 अप्रैल को ये पैसे कटे। प्रैक्टिकली लाइफ में यही होता है, यही होता है, डिले होता है। विड्रॉवल्स हैं 3,25,000 से 25,000 कट जाएंगे, ये 25,000, ये 25,000। लेकिन डेट देखिए, वित्तीय वर्ष चेंज हो रहा है। रेंट का चेक भी मान लेते हैं, उसने आपने जैसे रेंट का चेक दिया, वो उसने भी देर कर दिया। वो ऐसे भी मंथ तो अप्रैल आना ही आना है, मैं मान के चलता हूं कि वो थोड़ा सा लेट कर दिए, तो 5,000 का चेक भी लेट आया आपके पास, आपके खाते से लेट पैसे कट रहे हैं। अब आप 31 मार्च को अगर क्लोजिंग करेंगे, आप बैंक की पासबुक से मैच कराएंगे, तो क्या आपका डिफरेंस, क्या आपका अकाउंट में एज पर पासबुक, अगर ऐसा होता है 31 मार्च को हमने कुछ एग्जांपल्स दिए कि चलिए इतने सारे आपने चेक रिसीव किए, इतने सारे आपने चेक की पेमेंट की, चेक रिसीव किए बैंक अकाउंट में डेबिट आ गया, चेक इशू किए बैंक अकाउंट में क्रेडिट आ गया। 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए था
2,95,000। लेकिन हमारा इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि जो चेक आपने जमा किए अपने बैंक अकाउंट में, वो अप्रैल में जाके आपके अकाउंट में पैसे आ गए। आपने जिन लोगों को चेक इशू किया, वो लोगों ने भी अप्रैल में उनका चेक इनकैश हुआ, माने आपके अकाउंट से अप्रैल में पैसे कटे। तो 31 मार्च को आपका बैलेंस हो रहा है 2,95,000। अगर केवल इतना का ही देखें तो आपके पासबुक में बैलेंस 11 अप्रैल को 2,95,000 हो रहा है और 31 मार्च को तो 2 लाख ही है। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा माथा पच्ची है। मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया, आया ना डिफरेंस? एज पर योर बैंक लेजर, आपका बैंक का जो लेजर है वो 31 मार्च को 2 लाख बैलेंस दिखाएगा, क्योंकि आप तो एंट्रीज करेंगे, रूल है यही अकाउंट्स का। लेकिन बैंक पासबुक में 31 मार्च को 2 लाख दिख रहा है। और फिर अप्रैल की कुछ जो भी चेक्स की एंट्रीज है, आइदर डिपॉजिट्स या विड्रॉवल्स, दोनों मिला के 2,95,000 कब मैच हो रहा है? ये आपका 11 अप्रैल को मैच हो रहा है। 2,95,000 आपके अकाउंट में 11 अप्रैल को। इसी प्रोसेस को हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन कहते हैं कि चलिए अपना बैंक का लेजर हम ओपन किए, ये तो एक दिन का है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन जब करने बैठते हैं प्रैक्टिकली लोग तो लंबी शीट आ जाती है। आपका प्रिंट 2 प्रिंट मैं प्रैक्टिकली जो एज अकाउंटेंट मैं भी करता हूँ। 1 साल का बैंक स्टेट अपना बैंक का लेजर जो मैं मेंटेन किया, वो हमारे पास एक प्रिंटेड फॉर्म में है या मेरे पास जो रजिस्टर है। एक तरफ टेबल पे रख लिया मैंने बैंक पासबुक, इसी तरह एंट्रीज को मैं मैच करता हूँ। एक ग्रीन कलर इसलिए यूज किया कि ग्रीन कलर से टिक करता हूं मैं भी। अपने बैंक में इधर अमाउंट देखा, पासबुक में इधर अमाउंट देखा, ग्रीन जो हाइलाइटर्स होते हैं, मार्कर होते हैं, मैं एंट्रीज को हाईलाइट कर दिया। फिर इधर देखा, दोनों तरफ मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस, एक नजर इधर, फिर एक बार स्टेटमेंट इधर, फिर स्टेटमेंट, बैंक लेजर, फिर बैंक पासबुक, बैंक लेजर, बैंक पासबुक। इस तरह से प्रोसेस में करते चला जाता हूं। तो फाइनली मुझे डिफरेंसेस मिलने लगे और इसी प्रोसेस को, अपनी एंट्रीज को आप अपने बैंक लेजर को, बैंक बुक को, सिंगल कॉलम बैंक बुक है ये, सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको हम लोग बैंक पासबुक से जब मैच करते हैं, मैच मतलब 1 to 1 अपनी एंट्रीज खोजते हैं कि हमारी चेक डिपॉजिट की एंट्री हमारे पासबुक में किधर है, हमने चेक इशू किया वो एंट्री हमारे पासबुक में किधर है। इसी प्रोसेस को बैंक रिकॉन्सिलिएशन कहते हैं। तो देखिए आपके पास अप्रैल तक का बैंक स्टेटमेंट है और 2,95,000 बैलेंस आपकी पासबुक में आ रहा है, ना कि 31 मार्च को आ रहा है, क्योंकि बैंक पासबुक आपके हाथ में नहीं, वो तो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होगा वैसे वैसे बैंक उसमें एंट्रीज करते चला जाएगा। ये हमारे हाथ के ऊपर की चीज है। अपना बैंक बुक जो मेरे हाथ में, जो बैंक लेजर, अगर मेरे से कोई एंट्री छूट जाती है तो मेरे हाथ में मेरा रजिस्टर है, मेरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, मैं चाहूं तो इमीडिएटली उसे सुधार सकता हूं। लेकिन बैंक तो अपने हिसाब से करेगा, जब उसके पास, जब तक वो क्लियरिंग का प्रक्रिया, क्लियरिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, ना आपके अकाउंट्स में पैसे आएंगे, ना आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। तो इस तरह से हम लोग एंट्रीज को चेक करते हैं कि हमने डिपॉजिट किया 50,000, यहाँ बैंक में वो डिपॉजिट के कॉलम में है कि नहीं, ठीक है, डेट डिफर कर रहा है, नो प्रॉब्लम। फिर हमने डिपॉजिट किया 75,000, क्योंकि चेक रिसीव करने के बाद क्या करता है अल्टीमेटली, तो ये डिपॉजिट है, अगले दिन तो वो चेक को बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो बैंक पासबुक में किस डेट को डिपॉजिट हुआ, मैच करके अमाउंट मिल गया, हाँ मिल गया, हम खुश। हमने पैसे विड्रॉ किए बैंक से, चेक इशू किया, पार्टी को चेक दिया, हो सकता है कैश, अगर कैश विड्रॉ रहता, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस एग्जाम्पल में कुछ चीजें मैंने छोड़ी। कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल ऐसा इंस्टेंस है, ऐसा चीज है कि वो तुरंत होता है। आप अगर 31 मार्च को कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक अकाउंट में तो उस आपके पासबुक में सेम डे दिखेगा।
उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप इफ यू गो एंड विड्रॉ कैश, अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं बैंक काउंटर से, तो आपकी पासबुक में सेम टू सेम उसी समय, अब तो आजकल के पासबुक में तो टाइम के साथ रहता, डेट विथ टाइम, इतने बजे आपने इतने पैसे विड्रॉ किए। तो कैश की एंट्री, कैश डिपॉजिट इन बैंक एंड कैश विड्रॉवल इन बैंक में डिफरेंस नहीं आती, डिफरेंस इसी में आती है। ये अमाउंट 25,000, 25,000 पेमेंट किया, विड्रॉवल्स में चेक कर लिया, ठीक है पेमेंट है, तो बैंक के विड्रॉल्स कॉलम में पासबुक में है, ओके हम खुश। रेंट का चेक हमने इशू किया था 5,000 31 मार्च को, ठीक है, हमारी पासबुक में वो कटा है पैसा, हमने चेक दिया है पैसा कटा है, हाँ कटा है। एक कॉमन मैन इसी तरह यही लैंग्वेज यूज करता है ना, पैसा जमा हुआ है, पैसा कटा है, पैसे जमा किए, जमा आ गए, पैसे चेक इशू किया, पैसे कटेंगे, कट गए। तो हमारा बैंक मैच तो किया, ये 2,95,000 आया तो जरूर, लेकिन ये 10 दिन के बाद ये बैलेंस पासबुक में दिखा। दिस इज मैकेनिज्म, यही है अरिथमेटिक बैंक रिकॉन्सिलिएशन। और इसके बाद मैं आपका प्रेजेंटेशन मतलब वो पीडीएफ एक्सप्लेन करूंगा। तो पूरी यहाँ तो आप समझ गए मैकेनिज्म, मतलब जो अरिथमेटिक है वो क्या है। अब ये थ्योरी से पढ़ने में, एग्जांपल समझ गए तो थ्योरी पढ़ने में अब अच्छा लगेगा। Bank reconciliation statement is prepared to reconcile the difference between the bank balance shown by the cash book and bank passbook. दोनों में जो अंतर है 31 मार्च को डिफरेंस है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको उस प्रक्रिया को, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलिएशन। कॉजेस ऑफ डिफरेंस बुक एंड पासबुक। अब एक कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक या बैंक बुक और पासबुक जो बैंक स्टेटमेंट है वो मैच नहीं कर रहा, किस रीजन से मैच नहीं कर रहा, तो इसकी आपका मॉड्यूल कहता है कि इसमें 3 कैटेगरी हो सकती है, 3 कारणों से आपका कैश बुक एंड पासबुक विल नॉट मैच। नंबर ए, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। जो कुछ ट्रांजैक्शंस आपके कैश बुक में है लेकिन पासबुक में नहीं है, जो हमारा अभी अभी का एक्सेल वाला जो शीट में मैंने बनाया। नंबर बी, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। कभी कभी कुछ ट्रांजैक्शंस पासबुक में भी रहते हैं लेकिन आपकी कैश बुक में वो नजर नहीं आते, तो आपका बैंक रिकॉन्साइल नहीं करेगा। और कैटेगरी नंबर सी है अदर ट्रांजैक्शन एरर। कहीं गलतियां हो गई, बैंक से गलती हो गई या खुद से गलती हो गई, तो आपका बुक नहीं मैच करेगा। घबराने की जरूरत नहीं, मैच करेगा, लेकिन एट अ ग्लांस, एक बार आपने अगर एक तरफ स्टेटमेंट रखा अपने टेबल पे और एक तरफ अपना आपने अपना बैंक लेजर रखा, तो आप पाएंगे कि डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है, उसका सॉल्यूशन आपको है, उसको फाइंड आउट करने का रास्ता बहुत सिंपल है, लेकिन मैच नहीं करता सिद्धांतिक रूप से, प्रिंसिपली इट इज नॉट गोइंग टू मैच। तो कैटेगरी नंबर ए, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। मेरा जो एग्जांपल था 1 to 1 इसी पर बेस्ड था। कैसे, आइए अपना कैटेगरी नंबर ए हम लोग देखते हैं। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। इसमें पॉइंट नंबर 1, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। चेक इशू हुआ, चेक आपने पे दे दिया पार्टीज को रेंट का, ये जो है मिस्टर ए बी को चेक इशूड, रेंट इशूड, लेकिन ये इट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सेम डे अगर आपके अकाउंट से पैसे कट जाते तो डिफरेंस नहीं आता, मैच कर जाता। कैटेगरी नंबर 2, checks deposited or paid into bank for collection but not yet credited by bank। मतलब मिस्टर ए से आपको चेक मिला, मिस्टर सी से आपको चेक मिला, आपने इसको डिपॉजिट किया, लेकिन आपके अकाउंट में डिपॉजिट अदर डेट्स में आई, डिलेड डेट्स पर आई। चेक्स डिपॉजिट बट डिसऑनर। तीसरा कैटेगरी, चेक डिपॉजिटेड बट
डिसऑनर्ड। चेक की टेक्निकल आप जानते हैं? चेक, अगर आप मुझे चेक देंगे या मैं आपको एक चेक देता हूं, तो मेरा जो सिग्नेचर है, नंबर 1 सिग्नेचर सही होना चाहिए। जो मैं बैंक में आप अकाउंट खोलने जाइएगा तो बैंक आपसे सिग्नेचर्स के भी स्पेसिमेन लेता है। आपके जितने भी चेक्स है उसका सिग्नेचर उसी स्टाइल में होना चाहिए। सिग्नेचर डिफरेंस, चेक डिसऑनर। अगर मैं लिखता हूं सी कुमार और चेक में लिख दिया पूरा नाम चंदन कुमार, तो वो चेक डिसऑनर हो जाएगा। दूसरा, मैंने आपको चेक दे दिया और मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं, आपने एक्सेप्ट कर लिया। अकाउंटेंट यहां पर फंसते हैं, बिजनेस फंसता है। मैंने आपको चेक दे दिया, आप गुड फेथ में ले लिए, 10,000 का चेक दे दिया, मेरे अकाउंट में 10,000 है ही नहीं। वो चेक अल्टीमेटली क्या होगा? आपकी पासबुक में पैसा नहीं आएगा, चेक रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं। मैंने आपको एक फर्जी, मतलब अंधेरे में रखा, या जानबूझ के ऐसा किया, या अनजाने में हुआ, लेकिन ये भी होता है। तो उस केस में भी आपने चेक डिपॉजिट किया, मान लिया जाए मिस्टर सी, इससे आपने 75,000 का चेक लिया, लेकिन इसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, तो ये 75,000 की एंट्री आपकी डिपॉजिट में आएगी ही नहीं। तो आपको ये पकड़ना है। तो इसीलिए हम लोग एंट्रीज को जब मैच करते हैं तो ये तीनों पकड़ में आती। चेक डिसऑनर की क्या एंट्री होगी? चलिए इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला, मैं बताता हूँ वो भी। कॉपी अगर है तो इस पर नोट कर लीजिए, ये कोई अलग से मेरे पास मेरे प्रेजेंटेशन में है नहीं। डिसऑनर, डिसऑनर की एक सिंपल जर्नल एंट्री है, चेक डिसऑनर्ड, जो मैं अभी बोल रहा हूं। चेक डिसऑनर्ड की क्या एंट्री होती है? बिना जर्नल का फॉर्मेट खींच के मैं सिर्फ वहां पर जर्नल लिखता हूं। चेक डिसऑनर की जर्नल एंट्री आप लिख लीजिए। मैं, समय हमारे पास कम हो जाता है, फॉर्मेट में थोड़ा सा समय लग जाता है। चेक डिसऑनर की एंट्री क्या होती है अभी बताता हूं। चेक डिसऑनर तो बाद की चीज है, सबसे पहले चेक आपको रिसीव होगा। चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम समवन, आपको कहीं से चेक मिला, से उनका नाम है, मान लेते हैं मिस्टर अरविंद। चलिए मिस्टर ए मिस्टर बी तो बहुत हुआ। आज 19 जनवरी 21 है। When check is received from Mr. Arvind, से 25,000, 25,000 का चेक मिस्टर अरविंद से आपको मिलता है। आप जर्नल एंट्री में लिखता हूं, आप अगर बैंक लेजर है तो बैंक लेजर में डायरेक्ट एंट्री करेंगे। योर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 and credit the giver to अरविंद अकाउंट। यही होगी ना आपकी जर्नल एंट्री। बैंक अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री आ जाएगी, बीइंग चेक रिसीव्ड। और जूम कर देता हूं, अरे इतना जूम। क्लियर? यही एंट्री होती है। चेक रिसीव करते हैं हम लोग, मैं जर्नल का फॉर्मेट नहीं ड्रॉ किया। अब आप तो व्हेन चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम समवन, इस चेक डिसऑनर की जर्नल एंट्री से पहले चेक रिसीव होना चाहिए, तब तो डिसऑनर हो। 19 जनवरी 2021 को आपको मिस्टर अरविंद से अगर चेक मिला तो आपकी एंट्री होगी 25,000 की, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर अरविंद अकाउंट, या सिर्फ अरविंद बीइंग चेक रिसीव्ड। अब आपके पास दो लेजर हैं,
बैंक लेजर है, एक अरविंद जी का लेजर है। तो बैंक में डेबिट साइड टू अरविंद अकाउंट, जो हमारा बैंक लेजर है उसमें इस फॉर्मेट में आप करेंगे ना एंट्री, जैसे मिस्टर ए अकाउंट है, बिंग चेक रिसीव्ड, ठीक है। और दूसरा डबल एंट्री पड़ेगा अरविंद जी का पर्सनल अकाउंट में, क्रेडिट साइड बाय बैंक। ये तो चेक रिसीव की एंट्री हो गई। चेक डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया, आप अपना पासबुक देख रहे हैं, 10 दिन के बाद भी पैसे नहीं आए, 15 दिन के बाद भी पैसे नहीं आए। आपका बैंकर आपको बोलेगा उनके अकाउंट में पैसे नहीं थे या सिग्नेचर डिफरेंस था, तो चेक उनका आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए, बैंक में तो पूछेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आपको बैंकिंग का काम दिया गया तो। अब चेक डिसऑनर हो गया, बैंक आपका कहेगा, आप योर बैंकर विल से, आप बैंक से पूछिएगा कि मैंने तो ये चेक जमा किया था, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। बैंक विल से दैट इट इज डिसऑनर्ड। उनका चेक या तो सिग्नेचर का अंतर था या उनके अकाउंट में पैसे नहीं थे, रीजन जो भी हो। मान लीजिए 31 जनवरी को आपको पता चलता है कि चेक इज डिसऑनर्ड, जो ये एंट्री है ठीक इस एंट्री को हम लोग उलट देते हैं। When check is dishonored, we pass reverse entry of check received। उस एंट्री को आप कैसे कैंसिल करेंगे? जर्नल को, एक जर्नल को दूसरे जर्नल से कैंसिल करेंगे। 25,000 का चेक था अरविंद का, डिसऑनर हो गया। अब आप क्या करेंगे? प्रैक्टिकली आप मिस्टर अरविंद को पकड़ेंगे कि वो मिस्टर अरविंद पैसे लाओ, तुमने चेक दिया था, मैंने चेक, तुम्हारा चेक डिसऑनर हो गया। और ये जो एंट्री थी 19 जनवरी की, इसकी ठीक उल्टी एंट्री करेंगे, आप ये एंट्री कर देंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, ये चेक डिसऑनर की एंट्री क्या होती है। अरविंद अकाउंट डेबिट 25,000, मतलब बैंक पेमेंट की एंट्री जो होती है वही होगा, टू बैंक अकाउंट 25,000 being चेक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, चेक डिसऑनर्ड। समझे ये दो एंट्रीज? चेक डिसऑनर्ड होता है, बहुत बार होता है। जैसे मैंने कहा कि बैंक अकाउंट ओपन करने से पहले बैंक आपसे, या आप खुद अकाउंट खोलोगे तो आपसे सिग्नेचर कार्ड या आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देगा, उसमें 3 जगह साइन कराते हैं। मैं भी अभी रिसेंटली एक अकाउंट खोला था, तो 3 जगह मुझे ब्लैक पेन से साइन करने पड़े, और बैंकर ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा कि आपको सेम सिग्नेचर यूज करना है, सेम सिग्नेचर यूज करते हैं जो आपने अपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में रखा, यही स्कैन करके हमारे रिकॉर्ड में रहेगा। अगर मैं सी कुमार साइन किया और किसी को चेक दे दिया चंदन कुमार के नाम से, तो इट इज बट नेचुरल कि मेरा चेक डिसऑनर होगा। और यही केस यहाँ पर, चेक इज रिसीव्ड, हम लोग ये एंट्री पास करते हैं बिकॉज चेक इज एज गुड एज कैश। अगर मिस्टर अरविंद कैश मिलता तो कैश अकाउंट डेबिट टू करते हैं, चेक इज एज गुड एज कैश, चेक को विश्वास के तौर पर इन अकाउंट्स एज कैश ट्रीट किया जाता है। और चेक जब डिसऑनर हो गया तो बैंक की पेमेंट एंट्री, और नीचे नरेशन इसलिए लिखा जाता है, नरेशन इज क्लैरिफाइड, बिंग चेक रिसीव, चेक डिसऑनर हुआ। अब क्या होगा? 31 मार्च को अरविंद जी के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो अरविंद जी यहाँ पर 25,000 से क्रेडिट हुए थे, यहाँ पर 25,000 से डेबिट हो गए। 25,000 से अरविंद जी क्रेडिट हुए थे, पोजीशन बराबर हो गया। बैंक अकाउंट 25,000 से डेबिट हुआ था, बैंक अकाउंट 25,000 से क्रेडिट हो गया।
पोजीशन इक्वल हो गया। तो ये है चेक डिसऑनर, डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर के बारे में बहुत कुछ है, तो आपके सिलेबस में शायद उतना नहीं है, बट मैं गूगल पे, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है डिसऑनर, डिसऑनर ऑफ चेक। आप अगर खोजेंगे तो एक अपराध है इन इंडिया। देखिए, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, मैं क्यों ये खोला हूं, चेक डिसऑनर एक इंडिया में एक्ट है जिसका नाम है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1880। और ये आप, मैंने जब लिखा डिसऑनर ऑफ चेक इन इंडिया, ये आप आर्टिकल खुद भी पढ़ सकते हैं। देखिए, चेक डिसऑनर का एक पिक्चर है। चेक डिसऑनर एक अपराध है, जेल हो सकता है। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडिया में बहुत सारे एक्ट हैं। कुछ क्राइम होता है तो हम न्यूज में पढ़ते हैं ना कि आईपीसी की धारा इतने के अंतर्गत वो गिरफ्तार हो गया। तो चेक्स के लिए एक भारत सरकार ने, एक्चुअली ब्रिटिशर्स का एक्ट 1881 उस एक्ट का कानून का साल है। तो इंडिया ने जब आजादी हुई तो ये एक्ट, ये कानून इतना अच्छा था कि उसे अडॉप्ट कर लिया। बहुत सारे एक्ट आपको मिलेंगे जो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए हैं। आप में से कोई अगर लीगल लॉ के स्टूडेंट होंगे तो कितने तरह के एक्ट का कानून पढ़ते होंगे, जो जिसमें जो ईयर है दर्शाया हुआ, वो ईयर बताएगा कि इट इज आजादी से पहले की। देखिए क्या कहता है, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 is applicable for the cases of dishonor of check. This act has been amended many times since 1881. अमेंडमेंट मतलब उसमें बदलाव किए गए 1881 के बाद। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 188 ऑफ द एक्ट, 138 उसमें धारा है। कोई भी कानून की किताब उठाइएगा तो धारा नंबर 1, 2, 3, 4 से जब तक, जहां तक वो किताब लिखी गई है वहां तक धाराएं रहती है। ये कहता है कि सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट, द डिसऑनर ऑफ चेक इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड इज पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और विथ मॉनेटरी पेनल्टी और विथ बोथ। चेक अगर डिसऑनर हो गया तो ये एक अपराध है और इसकी सजा है 2 साल का जेल, जुर्माना या दोनों। लेकिन कौन सा डिसऑनर? इनसफिशिएंट फंड्स वाला। सिग्नेचर गलत है, अमाउंट में गलती कर दिए, चेक में ओवर राइटिंग हो गया, कुछ पानी गिर गया, उसमें यह नहीं है। हाँ, अगर मिस्टर बी ने आपको चेक दिया और उनके अकाउंट में पैसे नहीं है, मतलब वो आपको धोखा दे रहे हैं, तो उस केस में ऊपर कानूनी धाराओं के तहत वो पकड़े जा सकते हैं। चलिए, क्लास तो अभी अभी तो टाइम है, मैं आपके साथ और भी डिस्कस करूंगा। आप लोग कुछ पोल्स दे दीजिए और मुझसे पूछिए। अब मैंने बहुत कुछ बता दिया, कुछ पूछना है तो पूछिए, पहले पोल्स आप लोग दे दीजिए। थैंक यू। तो मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आपके पास अकाउंट में पैसे नहीं है, मतलब किसी से भी अगर आप चेक रिसीव कर रहे हैं तो प्लीज उनसे पूछ लीजिए कि आपके पास अकाउंट में पैसे हैं, या खुद भी अगर किसी को पार्टी को चेक दे रहे हैं तो अपना बैंक बैलेंस चेक कर लीजिए। अब तो मोबाइल ऐप में बहुत आसान है, फटाक से आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। क्योंकि अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है और 1 रुपया के लिए भी अगर चेक डिसऑनर हो गया, किसी को आपने दिया 10,000 का चेक, आपके अकाउंट में 1 रुपया कम है, चेक डिसऑनर हो जाएगा। चेक डिसऑनर हो जाएगा, वो आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लगा सकता है। ठीक है, चेक अगर गंदा है, पानी गिर गया, सिग्नेचर नहीं मिल रहा है, डेट गलत लिख दिए, कटिंग कर दिए, ओवर राइटिंग कर दी, वो सब तकनीकी कमियां होती हैं। तकनीकी कमियों के कारण अगर आपका चेक डिसऑनर हो रहा है तो उसके लिए आपको सजा नहीं है, लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं है और चेक दे दिया तो इट इज अ ऑफेंस। तो इसमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन में 3 कैटेगरीज होती है। कैटेगरी नंबर 1 का मैंने एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली दिखाया, और ये आपको यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। आप वो तो एग्जांपल तो मेरा परमानेंट रिकॉर्ड में रहेगा ही, और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि एक छोटी सी कॉपी, एक मोनोट कॉपी साथ में रखा कीजिए।
जैसे डिसऑनर वाला ये किसी मॉड्यूल में जरूर मिलेगा, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा मॉड्यूल में कौन सा टेक्स्ट में ये इसकी जर्नल एंट्री, तो मैंने आपके सामने उसको डिस्कस कर लिया। तो कैटेगरी नंबर ए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। चेक हमने इशू किया लेकिन बैंक में 31 मार्च को डिपॉजिट नहीं किया तो हमारा बैलेंस नहीं मिलेगा। टेक चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने चेक डिपॉजिट तो किया लेकिन उसकी कलेक्शंस, उसकी पेमेंट लेट आई, वो पैसा हमारे अकाउंट में देर से आया, तब आपका 31 मार्च को बैलेंस नहीं मिलेगा। और तीसरा कैटेगरी, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर। चेक डिपॉजिट तो किया हमने, वो चेक तो डिसऑनर हो गया, जिससे लिया उसके अकाउंट में पैसे नहीं, या टेक्निकल कारण, बहुत सारे रीजन है जिसके कारण चेक डिसऑनर हो सकते हैं। चेक डिसऑनर की हमने, ये एक्ट है जर्नल की, मैंने चेक डिसऑनर की एंट्री आपको दिखाई, और इसमें थोड़ा सा मैं लिखता हूं ताकि आप, किस किस रीजन से चेक डिसऑनर होता है। इनसफिशिएंट फंड्स, ये तो अपराध है। इनसफिशिएंट फंड, अकाउंट में पैसे नहीं है और पार्टी ने आपको चेक दे दिया, अपराध। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? चेक डर्टी, चेक में पानी वानी गिर जाता है, हमेशा होता है ना, बरसात के दिन में भीग गया या गंदा संदा है, ये सब। बाकी वाले जो ब्लैक में है वो क्रिमिनल अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। सिग्नेचर मिसमैच, सिग्नेचर की गलती किया उसने, सिग्नेचर बैंक में कुछ और यूज करते थे, चेक में कुछ और मार दिया, सिग्नेचर नहीं मैच किया। नेम इनकरेक्ट, इससे भी चेक डिसऑनर होता है। नेम इनकरेक्ट का मतलब, नाम है, बहुत सारे नेम ऐसे होते हैं, अजीत जैसे एक नाम है, नेम मिसमैच। एक वर्ड में मैं भी हमेशा कम, अजीत और अजीत इस तरह का नाम है, AJEET नाम था, लिख दिया अजीत, चेक डिसऑनर हो जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। बैंक बहुत स्ट्रिक्ट है चेक के मामले में। कुछ लोग जैसे इस तरह में ई और ई होता है, धीरज एंड धीरज, तो आपको जिसको चेक है ना, चेक लिखने वाले किसके नाम, अगर नाम पे ले रहे हैं तो द नेम शुड बी नेम इनकरेक्ट। फिर अमाउंट एंड वर्ड्स नॉट मैचिंग, अमाउंट और वर्ड्स अगर नहीं मैच कर रहे हैं तो भी चेक डिसऑनर होता है। ये हमारा लास्ट है, जैसे किसी ने लिखा किसी को 1100, इसका हम लोग बोलचाल की भाषा वाला यूज ही लिख देंगे वर्ड, चेक में ना आपको अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन फिगर्स लिखना पड़ता है। 1100 ओनली हमने लिख दिया, 1100 ओनली गलत है, ये लिखिएगा तो चेक डिसऑनर हो जाएगा। 1100 ओनली लिखना पड़ेगा। अमाउंट एंड वर्ड्स नॉट मैचिंग, सीधे बैंक चेक को डिसऑनर कर देगा, आपके खाते में पैसे नहीं आए। 1100, 1600 रुपया, हम लोग बात करते हैं ना, कितना पैसा बाकी है, 1400 रुपया, 1500 रुपया, 1800 रुपया। अरे बैंक में वो नहीं चलता है, 1100 अगर लिखेंगे या 1200 लिखेंगे, चेक डिसऑनर हो जाएगा। 1100 ओनली। फिर एक रीजन है डेट का भी, डेट इनकरेक्ट हो सकता है, डेट गलती की है कोई लिखने में। आज का डेट है
19 जनवरी 2021। अभी तक बहुत लोग का हैबिट नहीं छूटा है, वो 19 जनवरी 2020 लिख देंगे, डेट इनकरेक्ट। अभी तक हड़बड़ी में हैबिट नहीं छूटा है बहुत सारे लोगों का, मैं भी फाइंड कर देखता हूँ इस चीज। तो डेट अगर गलत लिख देंगे, चेक योर चेक इज गोइंग टू बी डिसऑनर। तो ये बहुत तरीके होते हैं, केवल याद रखना है कि इनसफिशिएंट फंड्स, इनसफिशिएंट फंड, अकाउंट में पैसे नहीं है। अगर आपके साथ कोई ट्रिक कर रहा है, कोई पार्टी है आपके साथ छल ट्रिक कर रहा है कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं है और उसने आपको चेक दे दिया, तो वो एक ऑफेंस है। अब उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, उसने चेक कर दिया, आप उसको तुरंत पकड़ेंगे कि मैं जा रहा हूं आपके ऊपर एक्शन लेने के लिए, आपने मेरे साथ धोखा किया है, चीटिंग किया है। बाकी तो टेक्निकल कारण है, चेक गंदा है, सिग्नेचर मिसमैच है, नेम इनकरेक्ट है, अमाउंट नॉट वर्किंग, डेट इनकरेक्ट, ये काफी तरह के रीजन होते हैं। ओके, सो वी स्टॉप राइट हियर, हम लोग अभी स्टॉप करते हैं और कल मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। कल थोड़ा सा बैंक रिकॉन्सिलिएशन हम लोग आगे प्रोग्रेस करेंगे और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल्स, ट्रेडिंग अकाउंट जानेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जानेंगे। इस ये वीक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक स्टूडेंट्स।